रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा और उसने घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी, मिताली, अरे ओ मिताली, जल्दी उठो, जल्दी उठो। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी, आरव, तुमसे काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो भेड़िए की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिला ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसीलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल नाम के एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ जैसे ही बढ़ाया था, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज से सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और यह मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए। उनकी नजर दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल ही भावनाहीन थे। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे, पर बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नजर उस दीवार पर पड़ी। वहां और एक फ्रेम टंगी थी, उसमें कोई भी तस्वीर नहीं था, सिर्फ फ्रेम खाली था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे आए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन में फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहो तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात में वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर अपने दोस्त को फोन करने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा।
फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियां पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरें नजर आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजे पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चमकी और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी में सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फ्रेम पर पड़ी उनकी नजर, जिस फ्रेम को आते वक्त उन दोनों ने खाली देखा था। फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। यह भयानक मंजर को देखकर मिताली की घीखी बैठ गई और आरव बस बेसुध होकर देखता रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल की स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे की सांसें की आवाजें आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई लोगों की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई। अब दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे।